हाँ, वेरी गुड इवनिंग रूपाली, अंजलि, ज्योति, कुमार। क्लास स्टार्ट हो गई तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाएं एक बार। गुड इवनिंग साक्षी। आप लोगों की जो समस्या थी, काफी बच्चों की ये समस्या थी कि सर क्वेश्चन बाइलिंगुअल कीजिए, बाइलिंगुअल कीजिए। वेरी गुड इवनिंग अजय, ज्योति, सीमू, राजवर्धन। वाह। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन। और पिछली क्लास में हमने डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो आज जैसा कि हमने बात किया था कि नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अंजलि, मिठी, अन्वेषा, अजय, मधु, के एम, शेखर, शैलेश, रोहित। वेरी गुड इवनिंग बच्चों। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, जैसा कि बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन बाइलिंगुअल रखिए, हिंदी में भी रखिए। तो अब आपको ये देखकर बड़ा अच्छा लगेगा कि यहाँ क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल नजर आएंगे और हिंदी में नजर आएंगे भी, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। चलिए, तो सबसे पहले इस टॉपिक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है। तो आज शुरुआत करते हैं। शिवांग सर, प्लीज क्लियर माय डाउट। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस विद सिलॉक्स? सी, ओपिनियन मैं नहीं दूंगा। ओपिनियन, आई कैन नॉट गिव एनी ओपिनियन रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर मेथड। सी, every method is good. It totally depends upon you. Thank you very much, Nitisha, for your valuable feedback. शुभम, जगविंदर, रवीना, प्रियंका। देखो, अभी ये ना टॉपिक में क्लास कितने होंगे ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि किस किस लेवल के क्वेश्चंस जितने क्लास में डिस्कस हो जाएगा हम उतनी क्लास में कर लेंगे। हाँ, अगर आप कंफर्टेबल हैं किसी भी मेथड, ठीक है, डाउट लास्ट में ले लेंगे। ठीक है अजय, कोई दिक्कत नहीं, डाउट ले लेंगे। मनीषा कुमार, वेरी गुड इवनिंग। शिव। तो सबका नाम लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बच्चे काफी हो गए हैं। शैलू, वेरी गुड इवनिंग बेटा। यूके मिश्रा जी, मैं बढ़िया हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, दैट इज ब्लड रिलेशन, यानी रक्त संबंध। तो शुरुआत करते हैं जरा से। देखो, इस टॉपिक को हम लोग ब्रॉडली तीन भागों में बांटते हैं। ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध को तीन भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, पहला भाग जो होता है, पहला टाइप, जिसे हम लोग कहते हैं दो व्यक्तियों पर आधारित प्रश्न, यानी केसेस वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्संस विल बी गिवन। ठीक है। आ जाओ बेटा। सेकंड देखिए, सेकंड होता है फैमिली ट्री बेस्ड क्वेश्चन, यानी फैमिली बेस्ड क्वेश्चन। हम लोग समझेंगे पहले ये टाइप क्या है। और तीसरा टाइप जो होता है वो हमें पढ़ना है, दैट इज कोडेड रिलेशन। ये ध्यान रखो, बहुत सारे टॉपिक में आपको कोडेड पढ़ना होगा। जैसे डायरेक्शन में लास्ट में हमने किया ना कोडेड डायरेक्शन, उसी तरह ब्लड रिलेशन में पहले से ही आता है कोडेड रिलेशन। और इसके साथ साथ कई सारे और टॉपिक में भी आपको मिलेगा, इनइक्वालिटी में, बहुत सारे टॉपिक में आप कोडेड वाला पार्ट कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले समझते हैं ये तीनों टाइप है क्या। टू पर्सन बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, यहां आपको दो व्यक्तियों के बीच के संबंधों की जानकारी दे दी जाती है, यानी द रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्संस विल बी गिवन। ये जो जानकारी मिलती है ये इनडायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट रिलेशन की इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसे क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है कि एक व्यक्ति जो है वो दूसरी व्यक्ति की ओर इशारा करता है और इशारा करके अपने और उसके बीच के संबंध की इनडायरेक्ट जानकारी देता है, और हमें उन दोनों व्यक्तियों के बीच बनने वाला
डायरेक्ट संबंध, यानी सीधे तौर पर वो आपस में कैसे संबंधित हैं, ये हमें ढूंढना होता है। ठीक है, जैसे जैसे ए और बी दो व्यक्ति हैं, तो इनके बीच संबंधों की जो जानकारी मिलेगी वो हमें इनडायरेक्ट मिलेगी, और हमें इन दोनों के बीच बनने वाला सीधा संबंध क्या होगा ये ढूंढना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अगर मैं कहूं माई फादर्स वाइफ्स डॉटर, फिर से सुनिएगा, माई फादर्स वाइफ्स डॉटर इज माई, हिंदी में मैं बोलूं मेरे पिता की पत्नी की बेटी मेरी कौन लगेगी? मेरी कौन होगी वो? मेरे पिता के पत्नी की बेटी मेरी क्या लगेगी? फटाफट आंसर करो। माई फादर्स वाइफ्स डॉटर इज माई, यस वेरी गुड, साक्षी, मनीषा, शुभम सिस्टर, है ना? तो इंफॉर्मेशन इनडायरेक्ट वे में दी गई और हमें रिलेशन डायरेक्ट निकालना था। ठीक है, क्लियर है ना? तो रिलेशनशिप इंफॉर्मेशन इनडायरेक्ट थी और हमें क्या करना था, उनके बीच के डायरेक्ट रिलेशन को निकालना था। सिस्टर यानी बहन, यस बहन इज द करेक्ट आंसर। माई फादर्स वाइफ्स डॉटर, तो ये कैसे काम करते हैं? चेन बनता है। माई फादर्स वाइफ इज माई मदर एंड नाउ डॉटर, सो माई मदर्स डॉटर विल बी माई सिस्टर। तो इस तरीके से आंसर करना होता है। मेरे पिता की बहन, सॉरी मेरे पिता की बेटी, मेरे पिता की पत्नी, तो मेरे पिता की पत्नी मेरी मां और मां की बेटी मेरी बहन लगेगी। ठीक है, समझ में आई बात ना? तो जानकारी इनडायरेक्ट मिलती है और हमें इनके बीच डायरेक्ट संबंध निकालना होता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन न के बराबर पूछे जाते आपके पेपर में। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में अगर हम लोग कहें भी ना, तो पिछले 10 सालों में इस टाइप से क्वेश्चन नहीं बने हैं। यानी ये वाला जो पार्ट है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की अभी हमें जरूरत भी नहीं होगी। अदर एग्जाम्स के लिए ये यूजफुल होता है, बैंक एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, बैंक एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो इस टाइप से बनता है। जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया, ब्लड रिलेशन के लगभग डायरेक्ट क्वेश्चन 2 से 3 बन सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में इस टॉपिक से। तो वो जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज्यादातर फैमिली बेस्ड या कोडेड रिलेशन से बनते हैं, इन्हीं दोनों टाइप से बनते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों टाइप से बनते हैं। क्लियर है? तो जब फैमिली बेस्ड क्वेश्चन की बात होती है, फैमिली बेस्ड, इसमें क्या होता है? इसमें बता दिया जाता है कि एक परिवार में कुछ सदस्य हैं, ए बी सी डी ई, मान लीजिए ये 5 सदस्य हैं, और आपको इनके बीच आपस के संबंधों की जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, इनके बीच आपस के संबंध, जैसे ए का संबंध सी से बता दिया जाएगा, बी का संबंध डी से बता दिया जाएगा, ई का संबंध सी से, तो इनके बीच आपस में कनेक्शन की जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, क्लियर है ना? जी बिल्कुल, प्री मेंस दोनों की बात कर रहा हूं अनुराग, दोनों में ही इसके क्वेश्चन दिखते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर उदाहरण के तौर पर आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, लाइक ए इज द फादर ऑफ सी, ए सी का पिता है, सी इज द सिस्टर ऑफ डी। इस तरह की कुछ जानकारियां आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। डी इज सन ऑफ एफ, ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो डी इज द सन ऑफ एफ। तो इन दोनों में फर्क क्या था? यहां केवल 2 व्यक्तियों के बीच के आपस की संबंध थी, और यहां पूरे के पूरे परिवार के आपस के संबंधों की जानकारी दे दी जाती है। ठीक है, क्लियर है? हम लोग क्या करते हैं, जो जानकारी हमें मिलती है, ये जो जानकारी हमें यहां मिलती है, हम क्या करेंगे, इस जानकारी के आधार पर
हम इसका एक चार्ट बनाएंगे, फैमिली चार्ट, या जिसे हम कहते हैं फैमिली ट्री भी, यानी एक डायग्राम प्रिपेयर करेंगे। और डायग्राम प्रिपेयर करके किसी भी दो व्यक्ति के बीच बनने वाला संबंध क्या होगा वो हम फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, आंचल जी पूछ रही सर रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक बता दीजिए। आंचल जी जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में, अगर वो सारे क्वेश्चन आपको किसी एक किताब में मिल जाए तो उसे जरूर खरीद लीजिएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई किसी एक किताब में वो सारे टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, मतलब किताब खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। बेटर है कि ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो आपको इस एग्जाम की तैयारी के लिए पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, फ्री पीडीएफ भी मिल जाते हैं। आप उन फ्री पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ सकते हैं बेटा। यस यस यस, वेरी गुड रूपाली। तो ये जो रिलेशनशिप आप यहां देख रहे हैं बच्चों, ये जो आप रिलेशनशिप आप यहां पर देख रहे हो कि ए इज द फादर ऑफ सी, सी इज द सिस्टर ऑफ डी, डी इज द सन ऑफ एफ, तो इस तरह की आपको जानकारियां मिलेंगी। इसकी फैमिली ट्री बनाएंगे और ट्री बनाकर जो भी प्रश्न हमें दिया जाएगा उसके उत्तर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे यूके मिश्रा जी, टेंशन ना लो। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की, यानी कोडेड रिलेशन की। कोडेड रिलेशन की बात करते हैं। कोडेड रिलेशन जो है वो अगेन फैमिली बेस्ड रिलेशन का ही एक एक्सटेंडेड टाइप है, इसी का एक्सटेंशन है बेटा, आप एक्सटेंशन कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर? तो फैमिली बेस्ड टाइप का ही एक एक्सटेंशन है कोडेड रिलेशन। बस फर्क यही होगी, जैसा डायरेक्शन में हमने पढ़ा था कि जो जानकारियां यहां सेंटेंस में लिखी हुई मिल रही थी उसी जानकारी को यहां कोडेड यानी सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, कोड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे यहां भी आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, लाइक ए एट द रेट बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी। पहले आपको सिंबल को लेकर जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, फिर मान लीजिए ए हैश बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी या ए इज सिस्टर ऑफ बी, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ मिल गया। ठीक है, ए कॉपीराइट बी मीन्स ए इज सन ऑफ बी। तो पहले आपको कुछ इस तरह की जानकारियां इस प्रकार से लिखी हुई मिल जाएगी, यानी सिंबल को लेकर आपको जानकारियां दे दी जाएंगी। और आपको यहां एक एक्सप्रेशन बना हुआ मिल जाएगा, लाइक आपको यहां एक एक्सप्रेशन ऐसे मिल गया कि ए एट द रेट सी हैश डी कॉपीराइट एफ। तो जो जानकारी यहां सेंटेंस में थी वही कन्वर्ट हो गई किसमें, सिंबल में कन्वर्ट हो गई। और यहां पर भी आपको किसी दो व्यक्ति के बीच बनने वाला संबंध क्या होगा ये हमसे पूछा जाएगा। क्लियर है ना? यहां तक मैंने आप लोगों को वेबसाइट्स के नाम बताए हैं, कई सारे वेबसाइट्स हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। वेबसाइट्स लाइक एग्जाम पंडित, इनके पीडीएफ अच्छे होते हैं, एग्जाम से रेलेवेंट होते हैं, अलग अलग लेवल के होते हैं, प्री मेन सब मिल जाता है। स्मार्ट कीड़ा है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं बेटा, आप ढूंढोगे तो बहुत और भी मिलेंगे। ये सारे वेबसाइट्स हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है गौरव, चलो, तो ये तो हो गई किस किस तरह के क्वेश्चंस आपको यहां पर दिए जाएंगे। और अब हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व किस प्रकार से किया जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए बढ़ते हैं। तो देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फैमिली की क्या करना होता है, जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसका चार्ट बनाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं फैमिली ट्री। तो हमें सबसे पहले फैमिली ट्री कैसे बनाया जाता है ये समझना होगा, है ना? तो इसके लिए आप सबसे पहले, जी बिल्कुल शुभम, पीसी में बेटर होगा। अच्छा, इसके लिए हम क्या करते हैं, फैमिली चार्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आपके परिवार में कौन कौन से सदस्य होते हैं, यानी आपके परिवार की फैमिली ट्री। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं है तो आइए चलिए जरा सीखते हैं
और देखते हैं कि आपके परिवार में कौन कौन से सदस्य होते हैं और उनका और आपके साथ क्या संबंध होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपसे ही कि आपकी फैमिली ट्री क्या होगी, यानी आपके परिवार में कौन कौन से सदस्य होंगे। तो इसकी शुरुआत आपसे कर रहा हूं, ठीक है। यदि आप पुरुष हैं या महिला हैं, ठीक है, फीमेल है, मेल है या फीमेल है, तो आपके फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स होंगे, आइए चलिए जरा ये देखते हैं। देखिए इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग आपके माता पिता से, यानी आपके पिता और आपकी मां, योर फादर एंड मदर। पहले पिता के साइड के संबंधियों को, यानी फादर के साइड के संबंधियों को हम लोग डिस्कस करते हैं कि फादर के साइड में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। जैसे आपके फादर के भाई जो होंगे, ब्रदर, योर फादर्स ब्रदर, आपके पिता के भाई, वो पिता के भाई क्या कहलाते हैं, चाचा। चाचा यानी अंकल। और इनकी पत्नी को हम क्या कहते हैं, चाची। चाची यानी आंट। तो फादर के ब्रदर अंकल और उनकी वाइफ आंट। तो पिता के भाई चाचा और उनकी पत्नी चाची। क्लियर है ना। चलिए आपके फादर की सिस्टर यानी आपकी बुआ, बुआ आपकी क्या लगेंगी, आंट। आपकी फादर की सिस्टर यानी आपकी बुआ, बुआ लगेंगी आंट। और इनके जो हस्बैंड होंगे वो लगेंगे क्या, अंकल। तो बुआ आंट और फूफा अंकल कहलाएंगे। यानी चाचा और फूफा दोनों अंकल कहलाते हैं, चाची और बुआ दोनों आंट कहलाती हैं। अब आपके फादर के फादर, फादर के फादर को क्या कहेंगे, ग्रैंडफादर। क्या कहते हैं, ग्रैंडफादर। फादर के फादर यानी दादाजी। और इनकी पत्नी को क्या कहेंगे, ग्रैंड मदर यानी दादी जी। ठीक है। तो आपके दादा दादी, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। अच्छा, इनके जो पिता होंगे, आपके दादा के पिता, आपके दादा के पिता क्या कहलाएंगे, आपके ग्रेट ग्रैंड फादर। और इनकी पत्नी कहलाएंगी ग्रेट ग्रैंड मदर। ठीक है। यानी आपके परदादा परदादी, तो ग्रेट ग्रैंडफादर और बेटा ग्रेट ग्रैंड मदर। ठीक है। अब इससे जितने भी सीनियर जनरेशन में जाना है, यानी जितनी पीढ़ी और पीछे बढ़ोगे, आपको उतनी बार ग्रेट लगाना होगा, उतनी बार ग्रेट लगाना होगा, इसका ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए तो अब बढ़ते हैं आपकी मदर की साइड। मदर की साइड कौन कौन से रिलेटिव होंगे, बिल्कुल आपके मदर के ब्रदर आपके लगेंगे अंकल और इनकी वाइफ भी लगेगी आंट। आपकी मदर की सिस्टर आपकी आंट लगेंगी और इनके हस्बैंड आपके अंकल लगेंगे। इनके हस्बैंड आपके अंकल लगेंगे। यानी मामा और मौसा दोनों अंकल कहलाएंगे और मामी और मौसी दोनों आंट कहलाएंगी। ठीक है। और इसी तरह आपकी मदर के फादर भी ग्रैंड फादर लगेंगे और इनकी वाइफ ग्रैंड मदर। मींस जैसे आप इधर बढ़ रहे थे वैसे ही आप इधर भी बढ़ सकते हैं। इनके पिता आपके ग्रेट ग्रैंड फादर और इनकी पत्नी आपकी ग्रेट ग्रैंड मदर। तो जैसे फादर की साइड में आगे बढ़ रहे थे वैसे ही मदर की साइड में भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है। बस फर्क क्या होता है, तो फर्क ये होता है कि जब कभी भी मदर के साइड से रिलेशन बनाया जाता है तो बेटा इन रिलेटिव्स के आगे, इनके नाम के आगे हम एक शब्द जोड़ देते हैं और वो शब्द है मैटरनल। क्या है बेटा, मैटरनल शब्द, ये हम अटैच कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसे मदर के भाई मामा, मामा को कहेंगे मैटरनल अंकल और इनकी पत्नी जो होंगी, मामा की पत्नी को क्या कहते हैं, मामी। मामी यानी मैटरनल आंट। तो मैटरनल अंकल और मैटरनल आंट। ठीक है, मामा मामी। उसी तरह आपकी मां की जो बहन होंगी यानी आपकी मौसी, मौसी कहलाएंगी मैटरनल आंट और उनके हस्बैंड यानी मौसा जी, मौसा जी कहलाएंगे मैटरनल अंकल। ठीक है। कभी कभी
फादर साइड भी एक शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है और वो शब्द है पैटर्नल। ऐसे तो नॉर्मल अंकल लिखा जाता है तो हम कंसिडर करते हैं रिलेशन फादर की साइड से ही है, लेकिन कभी कभी यहां भी पैटर्नल शब्द का प्रयोग आपको दिख सकता है ना। पैटर्नल अंकल या पैटर्नल आंट, ऐसे शब्दों का भी प्रयोग यहां दिख सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो तो बताओ। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं, अगर यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं तो अब हम लोग बढ़ते हैं आपकी जनरेशन में कौन कौन से मेंबर्स होंगे, आपकी पीढ़ी में कौन कौन से सदस्य। तो इसकी शुरुआत करते हैं आपके भाई से और आपकी बहन से। ठीक है। अंकल आंट के जो बच्चे होते हैं वो कहलाते हैं आपके कजन्स। क्या कहलाते हैं? कजन्स। अंकल आंट के बच्चे यानी चचेरे ममेरे मौसेरे फुफेरे भाई बहन जो होते हैं हमारे, वो सभी क्या कहलाते हैं बेटा? कजन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कजन्स कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, अब क्या होगा, आप सभी बड़े होंगे और अब आपकी क्या होगी, इस जनरेशन में शादियों की बारी होगी, है ना। तो जब सभी जवान होंगे आप सभी, आपकी शादी की बारी होगी। तो देखो, आपके भाई की शादी होगी तो कौन आएंगी घर में? भाभी। भाभी को बोलते हैं हम लोग सिस्टर इन लॉ। क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ। तो ब्रदर की मैरिज होने पर घर में कौन आएंगी? भाभी यानी सिस्टर इन लॉ। इसी तरह सिस्टर की शादी अगर होगी तो घर में आएंगे ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर है? तो सिस्टर इन, भाई की शादी होने पर भाभी यानी सिस्टर इन लॉ, बहन की शादी होने पर जीजा जी यानी ब्रदर इन लॉ। बहन के पति जीजा जी यानी ब्रदर इन लॉ। ठीक है बच्चों, अब आपकी शादी होगी तो ध्यान रखिए, यदि आप पुरुष हैं तो आपकी शादी होने पर आपकी पत्नी आएंगी, और यदि आप महिला हैं तो आपकी शादी होने पर यह रिश्तेदार आपका पति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पति कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है ना बेटा? चलो, अभी तक जितने भी मेंबर्स थे, अगर आप इनको ध्यान से देखिएगा ना, जितने भी मेंबर्स थे, इनमें से आपका सीधे तौर पर संबंध किससे किससे जुड़ा हुआ है? जो आपसे सीधे तौर पर संबंधित है, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, कौन कौन है? देखो, एक आपके रेड ले लेता हूं, अच्छे से दिखेगा। एक आपके भाई हैं, आपके पिता सीधे जुड़े हुए हैं डायरेक्ट आपसे, आपकी मां आपसे डायरेक्टली जुड़ी हुई है, आपकी बहन आपसे डायरेक्टली जुड़ी हुई है, और पांचवा कौन है? आपकी पत्नी या पति आपसे सीधे तौर पर संबंधित है। ये 5 रिश्तेदार जो अभी हैं वो आपसे डायरेक्ट संबंध में हैं, यानी सीधे तौर पर संबंधित हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इन्हें कहा जाता है डायरेक्ट रिलेटिव्स। क्या कहा जाता है? डायरेक्ट रिलेटिव्स कहा जाता है, जो आपसे सीधे तौर पर संबंधित हैं। लेकिन इन 5 में से अगर आप गौर से देखिए, 4 रिश्तेदारों की बात अगर मैं करूं, ब्रदर की, फादर की, मदर की और सिस्टर की, जब इन 4 रिश्तेदारों की बात हुई तो इनके लिए हमने केवल सिंगल लाइन बनाया है ना बेटा। ध्यान से देखो, भाई, पिता, मां, बहन, इनके लिए हमने सिंगल लाइन का प्रयोग किया। लेकिन जैसे ही आपकी पत्नी की बारी आई, लाइन बेटा खुद ब खुद डर के डबल हो गया, है ना। ये लाइन देखो खुद ब खुद डबल हो गया, यानी कि ये एक स्पेशल रिलेशन है जिसको हमने अलग तरीके से दर्शाया है ना। अब इसके पीछे का कारण क्या है? कारण बहुत सिंपल है। जहां भी हमने सिंगल लाइन का प्रयोग किया है कनेक्शन बनाने के लिए, जहां कहीं भी सिंगल लाइन का प्रयोग हुआ है कनेक्शन बनाने के लिए, वो सारे के सारे आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं। क्या है? आपके ब्लड रिलेटिव्स, यानी उनका और आपके बीच खून का रिश्ता है। उनका और आपके बीच खून का रिश्ता है। लेकिन जब आपके और आपकी पत्नी की बात आती है तो बेटा आपकी पत्नी का आपके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं होता।
आपकी पत्नी और आपके बीच का जो संबंध होता है वो कानूनी तौर पर रिश्तेदार होती हैं आपकी, यानी एक लीगल रिलेशन वो होता है। तो आपका और आपकी पत्नी के बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है। तो ये ध्यान रखना, बीवियां चाहे कितना भी खून पी जाएं, संबंध कभी भी ब्लड से नहीं बनता, ये ध्यान में रखना। सो योर वाइफ इज योर लीगल रिलेटिव, बेसिकली दिस रिलेशन इज अ लीगल रिलेशन। तो जो मैरिज है ना, वो एक कानूनी तौर पर रिश्ता होता है, लीगल रिलेशन होता है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? बाकी सभी आपके खून खून का रिश्ता है बाकियों से आपका, लेकिन आपकी पत्नी का आपसे क्या संबंध होगा? तो कानूनी तौर पर वो आपके परिवार की सदस्य होंगी। इस वजह से आपकी पत्नी का जो पूरा परिवार है, यानी जो आपका ससुराल होता है, जो आपका ससुराल होगा, या लड़की की बात करें, लड़की के लिए पति का जो घर होगा, पति के घर, है ना, यानी लड़की के लिए पति के रिश्तेदार जो होंगे, पति के रिश्तेदार या पति का घर, उसे अंग्रेजी में कहते हैं इन लॉज, यानी हिंदी में जिसे ससुराल कहा जाता है वो अंग्रेजी में कहलाता है क्या? इन लॉज। लॉ का मतलब ही है कानून, कानूनी तौर पर रिश्तेदार हैं, ये कानूनी तौर पर रिश्तेदार हैं। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ रहा है ये सभी को? तो आपका पति पत्नी के बीच का जो संबंध है वो कानूनी तौर पर संबंध होता है, इसलिए पत्नी के लिए पति का पूरा परिवार इन लॉज कहलाता है और पति के लिए पत्नी का पूरा परिवार इन लॉज कहलाता है। ठीक है, और यही कारण भी है कि आपके जितने भी क्लोज रिलेटिव्स हैं, डायरेक्ट संबंध जिनसे भी है आपका, जब उन सभी सदस्यों का संबंध आपकी पत्नी या पति से बनाना पड़ेगा, तो वैसी केस में आपके जो भी संबंध बन रहे होंगे उसके आगे इन लॉज ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा? इन लॉज। कहने का मतलब, जो आपका भाई है वो आपकी पत्नी या पति के लिए कहलाएगा ब्रदर इन लॉ, यानी जो आपका ब्रदर है वो आपकी स्पाउस का ब्रदर इन लॉ है। जो आपके फादर हैं वो आपके स्पाउस के फादर इन लॉ होंगे। जो आपकी मदर है वो आपकी स्पाउस की मदर इन लॉ होंगी, और इसी तरह जो आपकी सिस्टर है वो आपकी स्पाउस की सिस्टर इन लॉ होंगी, एंड वाइस वर्सा, यानी ठीक विपरीत। जब पत्नी के परिवार के सदस्यों से आपका संबंध बनाना होगा तो पत्नी के जो भी संबंध बन रहे होंगे उनके आगे इन लॉ ऐड हो जाएगा। जैसे आपकी पत्नी का ब्रदर आपका ब्रदर इन लॉ कहलाएगा, आपकी पत्नी की सिस्टर आपकी सिस्टर इन लॉ कहलाएंगी, आपकी पत्नी के फादर आपके लिए फादर इन लॉ होंगे, और आपकी पत्नी की मदर वो आपके लिए मदर इन लॉ होंगी। ये इन लॉ वाला कंडीशन समझ में आया? अब ये समझना जरूरी क्यों होता है? देखो, कभी कभी आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा ना, दैट ए इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बी बट नॉट विथ ब्लड। ए इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बी बट नॉट विथ ब्लड। ए का बी से सीधे तौर पर संबंध है, लेकिन खून का रिश्ता इनके बीच नहीं है। खून का रिश्ता इनके बीच नहीं है। तो ए का सीधे तौर पर बी से संबंध है, लेकिन खून का रिश्ता नहीं है। तो खून का रिश्ता अगर नहीं है, इसका मतलब ए और बी आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे। ए और बी आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे, सीधा संबंध लेकिन खून का रिश्ता नहीं। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा कि पति पत्नी जो है वो कानूनी तौर पर रिश्तेदार बनते हैं, और यही कारण है कि पति और पत्नी के बीच के संबंध को कानून की मदद से तोड़ा भी जा सकता है, क्योंकि कानूनी तौर पर वो जुड़े थे तो वो कानून की मदद से अलग भी हो सकते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है डिवोर्स, और हिंदी में हम कहते हैं तलाक। ये तलाक जो है ये सिर्फ पति और पत्नी के रिश्तों में ही हो सकता है ना? पति और पत्नी के बीच ही तलाक संभव है, और किसी रिश्ते में तलाक नहीं होता। मतलब बेटा कितना भी नालायक क्यों ना हो, पिता चाहकर भी तलाक नहीं दे सकता।
तलाक नहीं दे सकता, उस पर्टिकुलर चीज को डिवोर्स नहीं कह सकते। लेकिन पति पत्नी में छोटा सा भी झगड़ा होता है तो पत्नी पहला जो रामबाण चलाती है वो यही चलाती है कि डिवोर्स दे दूंगी। बंदा खुद ब खुद सहम जाता है, नहीं भाई ठीक है, जो है जैसा है चलने दो, है ना। तो ये हर तीसरे महीने धमकी मिलती है इसकी, ठीक है। डिवोर्स, तो डिवोर्स जो है वो पति पत्नी के रिश्ते के बीच हो सकता है और किसी में नहीं हो सकता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए आपके जेनरेशन के मेंबर्स, ठीक है, आपकी पीढ़ी के लोग। अब सबकी शादियां हो गई, 4-5 साल, हाँ तलाक उर्दू है, ठीक है, हमारे शब्द ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अजय जी, लेकिन तलाक जो है जो हम लोग यूज कर लेते हैं इसलिए हम लोग कह रहे हैं। हमारे देश में हिंदी उर्दू जो है ना वो बिल्कुल माँ और मौसी है, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। ठीक, अब आ जाओ। अब क्या होगा, समय बीतेगा, अब आपकी अगली पीढ़ी की बारी आएगी, नेक्स्ट जनरेशन की बारी। तो अब जरा अगली पीढ़ी की ओर आते हैं। आपके भाई को लड़का अगर हुआ, आपके भाई को अगर लड़का हुआ तो कौन आएगा घर में? भाई को लड़का हुआ यानी भतीजा, भतीजे को इंग्लिश में कहते हैं नेफ्यू, और लड़की होने पर इसे कहा जाता है नीस यानी भतीजी। तो भाई का लड़का भतीजा यानी नेफ्यू, भाई की बेटी भतीजी यानी नीस, ठीक है। बहन के लड़के को भी हिंदी में भांजा बोलते हैं, इंग्लिश में नेफ्यू बोलते हैं। और इनकी बेटी को बहन की बेटी यानी भांजी, और भांजी को क्या कहते हैं? नीस कहते हैं। यानी भतीजा और भांजा दोनों नेफ्यू, भतीजी और भांजी दोनों नीस। क्लियर है ना? समझ में आ रही बात ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेफ्यू और नीस, और यहां भी नेफ्यू और नीस, ठीक है। अब आपके बच्चे तो भूल ही गया मैं, आपके भी तो होंगे, क्यों? तो आपका बच्चा होगा, लड़का होने पर कहलाएगा सन, और लड़की होने पर कहलाएंगी डॉटर। तो बेटा को सन और बेटी को डॉटर, ठीक है। अब समय और बीता, है ना, आप बूढ़े होंगे, बच्चे जवान होंगे, बच्चे जवान होंगे, इनकी शादी की बारी आएगी, है ना। बेटे की शादी होगी तो घर में बहू आएगी, बहू को कहते हैं डॉटर इन लॉ। क्या कहते हैं? डॉटर इन लॉ। बेटी की शादी होगी, दामाद आएंगे, दामाद को कहा जाता है सन इन लॉ। दामाद को क्या कहते हैं? सन इन लॉ, ठीक है, क्लियर। समय और बीता, है ना, 5-7 साल और इनकी शादी के हो गए। जब इनकी शादी के 5-7 साल हो जाएंगे, फिर आप ही बोलोगे बच्चों को कि भैया पोते पोती का मुंह दिखा दो, यानी अब इनके बच्चे की बारी आएगी, है ना। और बेटे को अगर बेटा हुआ तो कहलाएगा ग्रैंड सन यानी पोता, और बेटी होने पर ग्रैंड डॉटर यानी बेटी, ठीक है, क्लियर। इसी तरह आपकी बेटी को लड़का होगा तो कहलाएगा ग्रैंड सन, और लड़की होने पर ग्रैंड डॉटर, ठीक है, क्लियर। फिर इन बच्चों के जन्म के 25-30 साल और निकल जाएंगे, यानी 25-30 साल बाद जब आपके बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, आप थोड़े और बूढ़े हो जाएंगे, तब क्या होगा? आपके पोते पोते जवान होंगे और इनकी शादी की बारी आएगी। तो आपके पोते की शादी होगी यानी ग्रैंड सन की शादी होगी, तो आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ आएगी, और आपकी ग्रैंड डॉटर की शादी होगी तो ग्रैंड सन इन लॉ आएंगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? क्लियर। अब किस्मत से 5-7 साल और जिंदा रह गए, 5-7 साल और अगर जिंदा रह गए, है ना, कुछ खुश नसीब लोग रह जाते हैं, तो वो इनके बच्चों का मुंह भी देख लेते हैं, है ना।
जिन्हें हम कहते हैं ग्रेट ग्रैंड सन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ठीक है, क्लियर है? इतना अगर आपने देख लिया परपोते परपोती का चेहरा, इसका मतलब है आपका जीवन धन्य है ना? अब आपके बच्चे भी इंतजार में बैठे होंगे, है ना? सारा राशन पानी लगा दिया होगा घर पे, है ना? कि अब कब तेरहवीं होंगी उसके इंतजार में सभी बैठे रहेंगे, है ना? कहने का मतलब ये है कि ये जो आप अभी बोर्ड पर देख रहे हैं, ये है आपकी कंप्लीट फैमिली ट्री। और आपके एग्जाम में आने वाला जो प्रश्न होगा उसका उत्तर इन्हीं संबंधों के बीच में होगा। इसके बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यानी अगर आप गौर से देखोगे तो इस बोर्ड पर अभी आपकी कितनी पीढ़ियां हैं, कितने जनरेशन हैं, गौर से देखिए तो जरा, कितने जनरेशन आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, आइए देखिए। सबसे पहली जनरेशन आपके परदादा परदादी का, दूसरा जनरेशन आपके दादा दादी का, तीसरा जनरेशन आपके पिता का, चौथा आपके खुद का जनरेशन, पांचवा आपके बच्चों का जनरेशन, छठा आपके पोते पोतियों का जनरेशन और सातवां आपके परपोते परपोतियों का जनरेशन। यानी यहां इस बोर्ड पर कुल मिलाकर 7 पीढ़ियां हैं, 7 पीढ़ियां। और इस 7 पीढ़ियों के बाहर आपसे एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन यहां पर कुछ और बातों को आपको ध्यान रखना है। अगर ये जो फैमिली ट्री अगर आप देख रहे हैं तो इस फैमिली ट्री पर आपने एक बात गौर किया होगा, अगर ध्यान से देखोगे तो नजर आएगा क्या कि सेम जनरेशन के जितने भी मेंबर्स थे उनको हमने सेम लेवल पर रखा है। गौर से देखिए, आपके परदादा परदादी सबसे ऊपर, है ना भाई? फिर आपके दादा दादी का जनरेशन, तो उनके ठीक नीचे दादा दादी का जनरेशन आ गया। अब दादा दादी के बच्चे होते हैं पिता मां की जनरेशन, तो इसके बाद आपके माता पिता का जनरेशन ये आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर? फिर ध्यान से देखिए आपका जनरेशन, आपका खुद का जनरेशन, इसके नीचे आपके बच्चों का जनरेशन, और इसके नीचे आपके पोते पोतियों का जनरेशन, और आखिर में आपके परपोते परपोतियों का जनरेशन। ठीक है रोहित, अच्छा आप लाइव क्लास नहीं देख पाते, तो अगर आपने देखा होगा कि जो भी सेम जनरेशन के मेंबर वो सेम लेवल में नजर आ रहे हैं। यही तरीका है फैमिली ट्री बनाने का कि एक पीढ़ी के जो सदस्य हैं वो एक लेवल पर नजर आए। ठीक है, दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, आपके माता पिता जो आपसे सीनियर जनरेशन की हो। अच्छा हाँ, अजय बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाबू सोना तो भूल ही गए, है ना? इसको लेकर बात करेंगे, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, इस पर भी आएंगे। ठीक है, इन संबंधों को भी जरा समझेंगे, घबराना नहीं। ठीक, आइए चलिए जरा देखते हैं। तो जब आपके माता पिता की बात होगी तो आपसे एक जनरेशन ऊपर चलेंगे। जो सीनियर जनरेशन है वो एक जनरेशन ऊपर, जूनियर के लिए एक जनरेशन नीचे। तो आप ऐसे समझिए, इंग्लिश में बोलते हैं प्रेडेसेसर्स, तो एक जनरेशन ऊपर, सक्सेसर तो एक जनरेशन नीचे। तो जितने नीचे जाएंगे हम उतने नेक्स्ट जनरेशन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ना? इतना समझ में आया बेटा सभी को? चलो, तो ये बात हो गई फैमिली ट्री की। अब कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको आप यहां ध्यान रखेंगे। क्या क्या की पॉइंट्स हैं इस पर बात करते हैं। की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदुएं जो आपको ध्यान में रखना है। इस पूरे के पूरे आपके ब्लड रिलेटिव्स में और इस पूरे टॉपिक में, टॉपिक ही नहीं
पूरे के पूरे रीजनिंग में, पूरे के पूरे रीजनिंग में अगर हम लोग बात करें तो एक टर्म बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और वो है ये शब्द ओनली। ठीक है, क्लियर है ना? ओनली। अच्छा, रवीना का एक सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है कि सर इसको बैंकिंग के सिलेबस में क्यों रखा है, इस टॉपिक को ब्लड रिलेशन से बैंकिंग के का क्या संबंध है? ठीक है, मैं आपको एक चीज बस बताना चाहता हूं। जब आप कभी लोन लेने जाते हैं, बैंक अकाउंट ओपन करने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, तो वहां नॉमिनी की जरूरत होती है। रवीना नाम सुना है? और नॉमिनी, एफडी करने जाओगे, बैंक अकाउंट खोलोगे, लोन लोगे, हर जगह नॉमिनी शब्द की जरूरत होती है। नॉमिनी टर्म पढ़ा है? और वो नॉमिनी आपके रिश्तेदार होंगे, तो उन जाहिर सी बात है एक बैंकर को रिश्तों की जानकारी तो का रखना तो जरूरी है ना, बिना उसके तो काम नहीं चलेगा। समझ रहे हैं रवीना? ऐसे लड़कियों के लिए ये एक एडवांटेजियस टॉपिक हो जाता है ना? लड़कियों के लिए ये एक एडवांटेजियस टॉपिक हो जाता है, क्योंकि देखो लड़कियों को, जो 90% लड़कियां, उनको सारा दिन तो यही करना है, सास बहू बेटी, इसकी बुराई उसकी बुराई, है ना? हम लड़के यहाँ थोड़े तंग पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलता, ये कौन बैठकर जो है रिश्तेदारों की बुराई करे। क्लियर है? तो इस वजह से ये आपके लिए तो एडवांटेजियस है। ठीक है, आप लोगों को इसकी खूब प्रैक्टिस होती होगी। ठीक है, चलिए आइए देखिए। ओनली, ओनली शब्द का यहां जो अर्थ निकलता है इस टॉपिक में, स्पेशली इस टॉपिक यानी ब्लड रिलेशन की बात करें, तो ओनली का मतलब यहां निकलता है इकलौता या इकलौती से। इकलौता या इकलौती से। ठीक है, देखो लड़कियां तो ये बोलेंगी सर ऐसा नहीं है, देखो मधु ने बोल दिया सर ऐसा नहीं है, अंजलि भी कह रही है ऐसा नहीं है। ठीक है, सर आजकल के लड़के आ गए हैं इन सब में, अब देखो ज्योति भी आ गई डिफेंड करने के लिए। अरे मैंने मजाक किया था, डोंट टेक इट सीरियसली, है ना? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आ जाओ, यहाँ देखो। अरे भाई, भाई मैं तो कुछ मतलब मैंने तो बहुत कम ही बताया है अभी आप लोगों को। ठीक है, ये तो कहानी घर घर की है, कहानी घर घर की से याद आ गया, सीरियल भी था एक कहानी घर घर की। ठीक है, और हमारे घर में जब मैं छोटा था, मतलब जवान था, तो खाना तभी बनता था जब वो सीरियल खत्म हो जाता था, तभी मम्मी किचन की ओर उठती थी। तो उसमें होता क्या, कहानी घर घर की में वही सास बहू बेटी, है ना? चलो। अच्छा, शबनम। अरे वाह, नाम बड़ा अच्छा है शबनम जी, आपका कमेंट अभी दिखा। शबनम, आपका कमेंट अभी दिखा। ठीक है। अच्छा, नीतीश जी कह रहे महिला आयोग पहुंच जाएगी। ठीक है, ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज, ओके। थोड़ा बहुत माहौल लाइट रहना चाहिए ना? क्लियर, कि पढ़े और पता भी ना चले, ये जरूरी है। चलो, अब देखो। अच्छा हाँ, ये ध्यान रखना, लड़कियों को मैं स्पेशली बोल दूं कि ये सारे जो सीरियल्स एकता कपूर ने बनाए हैं इनसे दूर रहिएगा, इनके रिलेशन को यहां मत घुसाना वरना खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, खड़ा बड़े खतरनाक खतरनाक सीरियल होते हैं भाई, अगर आपने देखा होगा, अगर आप लोगों को पता होगा, इतने खतरनाक खतरनाक सीरियल बनाती है कि हम जैसे टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब वो किसका क्या लग रहा है ना? जैसे एक बहुत पुरानी एक ऐसी सीरियल थी, कसौटी जिंदगी की। कितने लोगों को पता है ये सीरियल का नाम, कसौटी जिंदगी की? कितने लोगों ने देखा है? चलो देखते हैं। तो देखो, कसौटी जिंदगी की छोटी सी स्टोरी मैं बता रहा हूं, मतलब मुश्किल से मुश्किल 5-7 लाइन में ये खत्म हो जाएगा। ठीक, उस पर्टिकुलर सीरियल में दिखाया, शुरुआत में क्या जाता है कि हाँ भाई, एक कपल है। ठीक है, उसमें नाम क्या था उस लड़की का, मैं नाम भूल रहा हूँ, नाम भूल रहा हूँ उस लड़की का, पता नहीं क्या नाम था। कसौटी जिंदगी की जो हीरोइन थी, क्या नाम था?
कमेंट नहीं कर, नहीं नहीं है। अच्छा, देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। अच्छा, दीपिका ने। ओके। गौरव बोल रहे कि आपने क्यों देखा था, मैंने बताया ना। हाँ देखो, शबनम, अंजलि, सभी सभी नाम बताने शुरू कर दिए। अब लड़के भी नाम बता रहे हैं, मतलब लड़कों ने भी खूब देखा है ना। मैं एक्चुअली क्या था ना, हमारे घर में मैंने बताया ना, दो सीरियल कहानी घर घर की, कसौटी, उसके बाद आता था कसौटी जिंदगी की। 9 से 9:30, 9:30 से 10। जब तक ये दोनों सीरियल नहीं खत्म होते थे तब तक मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी नहीं उठती थी खाना बनाने, उसके बाद ही हमें खाना मिलता था। तो वो हमारी मजबूरी होती थी देखना उस वक्त। हाँ हाँ हाँ। तो हीरोइन का नाम क्या था, प्रेरणा थी, है ना, प्रेरणा। अब देखो सीरियल कितना मजेदार बनाते हैं। प्रेरणा और हाँ अनुराग, बिल्कुल सही प्रियंका, प्रेरणा और अनुराग। तो ये बड़ा अच्छा दिखाया कि अरे बड़े अमीर परिवार है, बड़ा अमीर घराना है ना। दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद पति जो है शायद मर जाता है। मरने के बाद फिर जो हीरोइन है वो दूसरी शादी कर लेती है। अब इस बार शादी, पहले शादी किससे की थी, अनुराग से। अब ये गया मर, तो अब शादी किससे कर ली, और कोई था एक, मुझे याद है उसका नाम, और वो था मिस्टर बजाज। तो अब शादी किससे कर ली, बजाज से कर ली। कुछ दिनों के बाद ये वापस से जिंदा हो जाता है। तो अब मुझे ये बताओ, और प्रेरणा वापस से फिर अनुराग के पास आ जाती है। अब ये बताओ कि अनुराग और मिस्टर बजाज के बीच क्या संबंध रहा, और मिस्टर बजाज का प्रेरणा से क्या संबंध रहा, और प्रेरणा का अनुराग से क्या संबंध रहा। कोई बता सकता है क्या इस क्वेश्चन को, है किसी की मजाल। कोई भी दुनिया का बेस्ट रीजनिंग टीचर भी इसका आंसर नहीं दे सकता। ठीक है, कि जो मेरी एक्स वाइफ थी अब मेरी प्रेजेंट वाइफ है ना। तो ऐसे होगा, जो मेरी एक्स वाइफ थी वो मिस्टर बजाज की एक्स वाइफ हो चुकी है और मेरी अब प्रेजेंट वाइफ है। तो इतना कंफ्यूजिंग रिलेशंस नहीं आता, तो मतलब वो आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा काम नहीं आएगी। ठीक है, मैं तो नहीं, कम से कम इनके बीच, तीनों के बीच का रिश्ता बता सकता हूं। ठीक। तो भगवान ना करे आपके जीवन में कभी ऐसा कुछ देखने को आपको मिले। ठीक। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। देखो चंदू ने क्या आंसर किया, अनुराग इज स्टेप हस्बैंड ऑफ बजाज। आ जाइए। तो पहले इस शब्द को समझते हैं अच्छे से, और फिर देखते हैं। चलो। तो ओनली यानी इकलौता की बात करें तो ये बेसिकली चार संबंधों के साथ जुड़े होते हैं, केवल चार संबंधों के साथ जुड़े होते हैं। पहला संबंध ब्रदर का मिलता है, सिस्टर के साथ जुड़ा होता है, सन और डॉटर के साथ जुड़ा होता है। कभी कभी चाइल्ड भी लिख देते हैं, ठीक है, चाइल्ड। ठीक है। ओनली ब्रदर, ओनली ब्रदर। तो ओनली ब्रदर की अगर हम लोग बात करें, इकलौता भाई, इकलौता मत भाई का मतलब उस व्यक्ति का भाई केवल एक होगा। बहनें कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन भाई कितना होगा, एक ही होगा। उसी तरह ओनली सिस्टर जब लिखा हुआ आता है तो उस व्यक्ति की बहन केवल एक, भाई कितने भी संभव हैं। हो सकता है 0 भाई हो, 1 भाई हो, 2 भाई हो, कोई भी नंबर हो सकता है। इसी तरह ओनली सन, बेटा केवल एक, बेटियां कितनी भी संभव हैं। और ओनली डॉटर, बेटी केवल एक, बेटे कितने भी संभव हैं। ठीक है। ओनली चाइल्ड मतलब एक ही बच्चा, बेटा है तो केवल वही, कोई बेटी नहीं, और बेटी है तो केवल वही, कोई बेटा नहीं। ठीक है, क्लियर है, मेरी बात समझ रहे हो। तो ये 5 ऐसे रिलेशन हैं जिसके साथ आपको ये ओनली शब्द का प्रयोग मिल जाता है। ठीक है। अब कुछ ऐसे भी रिलेशंस हैं जहां ओनली लगाया नहीं जाता, लेकिन वो डिफॉल्ट होता है, लगाने की जरूरत नहीं होता, वो सिंगल ही रिलेशन होता है। जैसे आपको कभी ये कोई बोलता हुआ नहीं मिलेगा, मेरी इकलौती बीवी, है ना, इकलौती पत्नी, ओनली वाइफ, बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी एक पुरुष के जीवन को बर्बाद करने के लिए केवल एक ही काफी है ना। कोई भी इंसान जो है अपने जीवन में गलती केवल एक ही बार करता है, यानी शादी केवल
एक ही बार होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, तो ओनली हस्बैंड, ओनली वाइफ, इकलौता पति, इकलौती पत्नी नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ये सिंगल ही माने जाएंगे। उसी तरह ओनली फादर, ओनली मदर, ये भी लिखा हुआ में नहीं मिलेगा, ये भी केवल एक ही माने जाएंगे। ठीक है, यानी रीजनिंग में कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। रीजनिंग में मल्टीपल मैरिजेस नहीं होते हैं, मल्टीपल मैरिज नहीं होता रीजनिंग में, ये हमेशा ध्यान रखना बच्चे। ठीक है, यानी एक व्यक्ति के जीवन में केवल एक ही बार तो गलती करता है इंसान, है ना। अब देखो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं दूसरी बार ऐसी गलती करूंगा क्या? ना ना ना, एक ही काफी अपने लिए तो, है ना। क्लियर है ना? इसका मतलब यह है कि शादी केवल एक बार होती है। इस वजह से इस पर्टिकुलर टॉपिक में इसका प्रयोग, ये शब्द जो होता है स्टेप, जिसे हम लोग कहते हैं सौतेला, सौतेला का प्रयोग न के बराबर होता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कोई 10,000 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में स्टेप का प्रयोग होगा, मतलब इसे भूल ही जाओ, कोई मतलब यहां नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए, ये स्टेप, स्टेप का मतलब होता सौतेला, है ना। तो सौतेले माता पिता, सौतेले भाई बहन, सौतेले बेटे बेटी, ये नहीं होगा। क्लियर है ना? चलिए, तो इतनी बातों को आपको फिलहाल यहां पर ध्यान रखना होगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, ये बताओ। हाँ, मधु, बॉलीवुड में कितनी बार भी गलती हो सकती है? बॉलीवुड छोड़ो, रियल लाइफ छोड़ो। रियल लाइफ में लोग शादियां करते हैं, रीजनिंग आइडियल फैमिली को बिलीव करता है, रीजनिंग एक आइडियल फैमिली को बिलीव करता है ना। ऐसा नहीं है कि मैं, मेरी दूसरी शादी नहीं हो सकती है, आगे आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, लेकिन हम रीजनिंग को आइडियल सिचुएशन लेकर देखते हैं। ठीक है, क्लियर है? सौरभ कह रहे हैं सर अगर मैम क्लास देख ली तो आपकी खैर नहीं, वो नहीं देख पाएगी, इसीलिए तो मैं बोल ले रहा हूं, है ना। ठीक, चलिए। बिल्कुल भी नहीं देखती मेरी पूजनीय धर्म पत्नी। ठीक है, तो ऐसे भी ये ध्यान रखना है। ठीक, तो ये टर्म पर आप ख्याल रखेंगे, स्पेशल फोकस रहेगा ओनली। अब देखो कि मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना। अगर मैं लड़का हूं, अगर मैं लड़का हूं, स्टेप वाइफ स्टेप हस्बैंड होता ही नहीं है यार, होता ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है? आकाश अभी बोल रहा है, अरे दिखाना चाहते हो क्या? नहीं भाई, रहने दो यार, फिर सोचो, फिर तुम्हारे सिलेबस पे प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर कोई दूसरा टीचर को बैच कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। चलो खैर, ठीक है। आपकी पूजनीय पत्नी जी की जगह पर स्वर्गीय मेरा नाम जुड़ जाएगा फिर आगे। चलो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ध्यान में रखना है, रूपाली। ऐसे एक मेरे पड़ोस में भी बच्ची है जिसका नाम रूपाली है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले ही बोल दे रहा हूँ, शायद अगर आप हुई तो बताना मत। ठीक, चलो आ जाओ। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे ओनली। ओनली से देखो क्या क्या एग्जाम्पल निकलता है। जैसे मैं मान लीजिए एक लड़का हूं, और अगर मैं ये कह रहा हूं माई फादर्स सन, मेरे पिता का बेटा, मेरे पिता का बेटा, तो मेरे पिता का बेटा कौन होगा? मैं भी हो सकता हूं, मेरा भाई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं, मेरा भाई भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मेरे पिता का इकलौता बेटा, तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ मैं होऊंगा, मेरे भाई की संभावना फिर नहीं रहेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो दोनों स्टेटमेंट में फर्क समझना है। माई फादर्स सन, अगर ये कह रहा हूं मैं माई फादर्स सन, मेरे पिता का बेटा, तो मेरे पिता का बेटा मैं भी हो सकता हूं, कैन बी मी, और माई ब्रदर, तो मैं भी हो सकता हूं और मेरा भाई भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही मैं माई फादर्स ओनली सन लगा दूंगा, तो सिर्फ और सिर्फ मैं होऊंगा, भाई की संभावना खत्म हो जाएगी।
भाई की संभावना खत्म हो जाएगी। समझ में आ रही बात ना? क्लियर? ये समझ में आया? ठीक। तो फादर सन बोला तो दोनों की संभावना हो सकती है, लेकिन जैसे ही ओनली सन बोल दिया, माई फादर्स ओनली सन, तो वो सिर्फ मैं। उसी तरह माई ग्रैंड फादर्स सन, मेरे दादाजी का बेटा, माई ग्रैंड फादर्स सन, मेरे दादाजी का बेटा, तो मेरे दादाजी का बेटा मेरे पिता भी हो सकते हैं और मेरे चाचा भी हो सकते हैं, दोनों ही पॉसिबल हैं। तो कैन बी माई फादर और अंकल। लेकिन अगर मैं ये बोलूं माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, मेरे दादा का इकलौता बेटा, तो दादा का इकलौता बेटा जब मैं बोल दूं तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे फादर होंगे, अंकल की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। इस वजह से इस ओनली पर ध्यान रखना जरूरी है, बिना इसके काम नहीं करना। ठीक है? क्लियर? अब बात करते हैं, दूसरी बात तो हम समझ चुके हैं कि शादी केवल एक ही बार होगी, और तीसरी बात यह है कि एक पुरुष की शादी एक महिला से ही होगी। यह ध्यान रखना, एक पुरुष की शादी एक महिला से ही होगी। ठीक है? यानी यहां सेक्शन 377 लागू नहीं करना। ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो रीजनिंग में आइडियल फैमिली होते हैं, तो अगर एक पुरुष है, मान लीजिए ए एक पुरुष है और ए की शादी बी से हुई है, इसका मतलब बी निश्चित तौर पर महिला ही होगी, बी निश्चित तौर पर महिला ही होगी। मेरी बात यहां तक सभी को समझ में आई, हां या ना? तो आई होप आपको सारी की सारी आज के जो भी कुछ हमने देखा है, कंसेप्ट को समझा है, वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आज के लिए अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे कब? कल। और कल इसके क्वेश्चंस पर आएंगे और देखेंगे कि जो भी कंसेप्ट हमने सीखा है, इस कंसेप्ट को हम कैसे यूज करेंगे, इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ वेरी गुड नाइट।